हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग डेटा साइंस के 6th लेक्चर में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा प्रिपरेशंस के बारे में कि कैसे हम लोग एक डेटा को प्रिपेयर करने वाले हैं यूजिंग पाइथन के कुछ मेथड्स और कंसेप्ट के। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें समझना है कि डेटा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करते हैं हम डेटा का प्रिपरेशन। जैसा कि आपने पहले लेक्चर्स में पहले 2-3 लेक्चर्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा कि डेटा जो है वो आपका दो टाइप्स का होता है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, है ना। ये आपने देखा और हम लोग ने ये भी देखा था उस समय कि यार हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं किसी भी लाइक हमें अगर लॉजिक्स फाइंड आउट करने हैं डेटा के बीच में, तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर जाते हैं तो हमें डिसीजंस लेने में मुश्किलें होंगी, हमें पैटर्न फाइंड आउट करने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए हमें डेटा का प्रिपरेशन करना पड़ता है। जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको हमें स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम कैसे करने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट, अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू डेटा का प्रिपरेशन करना है तो हमें प्रोग्राम के थ्रू डेटा को रीड करना भी आना चाहिए, है ना। तो डेटा को रीड कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में वो देखने वाले हैं हम लोग। एंड इसके बाद आप देखने वाले हो कि डेटा का क्लीनिंग हम कैसे करते हैं। अगर हमने एक बार डेटा को लोड कर दिया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को लोड कर लिया, रीड कर लिया, देन हम डेटा को क्लीन कैसे करने वाले हैं, है ना। डर्टी डेटा को हम क्लीन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद हम लोग डेटा के कैटेगरी को भी देखेंगे। डेटा के कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि यार सर आपने तो डेटा के कैटेगरीज बता दिए ऑलरेडी, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नहीं, डेटा के कैटेगरी यानी कि डेटा जो प्रेजेंट है वो कितने टाइप्स में प्रेजेंट हो सकता है। लाइक न्यूमेरिकल डेटा है, अगर सारे वैल्यूज न्यूमेरिकल में प्रेजेंट है तो वो न्यूमेरिकल डेटा होता है। वहाँ पे आप मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर न्यूमेरिक की जगह पे कोई स्ट्रिंग डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी भी कॉलम में विन रेशियो, ऐसे लाइक विन रेशियो, इंडिया के मैच की हिस्ट्री की बात करी जाए तो विन रेशियो में यस और नो लिखा हुआ है, मतलब कि जितने बार विन हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है विन, एंड जितने बार लूज हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है लूज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटा देखा तो इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें टाइप्स कैटेगरीज की बात करें डेटा कैटेगरीज को, तो हमारे होते हैं 3 होते हैं, न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल एंड थर्ड वन इज ऑर्डिनल, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे क्या है, ये तीनों क्या हैं, इसके बारे में भी देखने वाले हैं। एंड इसके बाद हम लोग डेटा के टाइप्स देखेंगे। अब आप बोल रहे हो यार ये पाइथन के अंदर वाला डेटा टाइप्स है क्या? नहीं, डेटा टाइप्स ये पाइथन के अंदर वाला नहीं है। बेसिकली जो आपके डेटा में कॉलम में जो डेटा एंटर्ड होती हैं वो किस टाइप की हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करें, और कितने टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्लोट होता है, यहाँ पे एक बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये फ्लोट 64 क्या है, 64 सॉरी, ठीक है 65 नहीं 64 होगा। तो फ्लोट 64 क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डेटा टाइप क्या है, तो ये भी देखने वाले हम लोग आज के इस सेशन में। एंड एट लास्ट हम लोग एनालाइज करेंगे एक डेटा को भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एक डेटा को एनालाइज करना, एक पूरे डेटाबेस को एनालाइज करना, कैसे एनालाइज करते हैं वो सारी चीज़ें आज आप इसमें सीखने वाले हो। सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, तो लोड नहीं लेना है ज़्यादा, आराम से इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो आपको समझ में तो आने ही वाला है। तो बहुत ही आराम से हर एक कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डेटा को रीड करना सीखते हैं। चलो पहले थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग डेटा को रीड करना चाहते हैं, रीड करने का मतलब क्या है कि बाहर में अगर हमारे पास कोई डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास डेटा एक प्रेजेंट है, इस डेटा को हमें क्या करना है, रीड करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे रीड करेंगे, तो रीड करने के लिए चलो पहले यहाँ पे वापस आ जाते हैं। और अभी क्या करता हूँ ना, मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, दैट इज मिनी प्रोजेक्ट फाइल। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, तो इसको मैंने इसलिए ओपन किया है ना कि इस डेटा को मैं सिंपली कॉपी करने वाला हूँ और फिर से मैं वापस जाने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा डेटा साइंस का प्रोजेक्ट फाइल है, यहाँ पे आने वाला हूँ। यहाँ पे मैं वापस आ गया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अपने डेटा जो साइंस वाले जो फोल्डर था ना डेटा साइंस का, उसके अंदर मैंने अपना एक data.csv फाइल को कॉपी किया, ठीक है, और कुछ नहीं।
तो ये हमारा एक डेटा डॉट CSV फाइल है, ये हमारा कॉपी हो चुका है यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। अब इस फाइल को रीड करने के लिए क्या करेंगे, एक पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ रीड CSV करके, या फिर मैं एक पूरा डेटा प्रिपरेशन करके बना लेता हूँ, डेटा प्रेप। ठीक है, डेटा प्रेप नाम का एक मैंने पूरा फोल्डर बना, मतलब सॉरी फाइल बना लिया है। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग रीड करना चाहते हैं इस डेटा डॉट CSV फाइल को। ये क्या है हमारा, ये डेटा फाइल है। ठीक है, और डॉट CSV का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। अभी तक आप लोग जान गए होंगे, पहले से अगर वीडियो आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट CSV फाइल क्या होता है। अधिकतर डेटा जो है ना वो आपका डॉट CSV फॉर्मेट में ही होता है। ज़्यादातर आप डेटा जो है वो डॉट CSV फॉर्मेट में ही आपको मिलता है, कंपनी के अंदर बोलो या फिर आप कहीं नेट से ऑनलाइन डाउनलोड करते डॉट CSV फाइल मिलता है, या फिर एक्सेल फाइल मिलता है। ठीक है, तो दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा जो सिंटेक्स है ना वो सेम है, तो उसके लिए लोड लेना नहीं है, सिंटेक्स आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आपको रीड करना है तो आपको यूज़ करने आना चाहिए पांडास मॉड्यूल को। और पांडा मॉड्यूल को आई होप आप सभी लोग ने पिप इंस्टॉल पांडास कर लिया होगा, पांडास मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपको सिंपली इंपोर्ट करना है यहाँ पे पांडास मॉड्यूल को एज PD। यहाँ तक आपने कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी एज PD, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे लिखा है डेटा। ठीक है, डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब मैं अपने PD से कॉल कराऊंगा रीड CSV फाइल को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, CSV फाइल है, तो हम रीड CSV करेंगे। अगर एक्सेल फाइल होगा तो आप क्या करेंगे, एक्सेल रीड करने के लिए रीड एक्सेल मेथड का कॉल करेंगे। अभी मेरे पास CSV फाइल है तो मैं यहाँ पे रीड CSV फाइल मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये बोलता है कि मुझे फाइल पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैंने फाइल पाथ के लिए यहाँ पे क्या किया, अपना फाइल नेम मेंशन किया, दैट इज डेटा डॉट CSV। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा डॉट CSV है मेरा फाइल, तो मैंने फाइल पाथ यहाँ पे शेयर कर दिया। अच्छा, एक चीज और होता है कि जब भी हम प्रिंट कराते हैं इस डेटा को, देखो अभी हमने प्रिंट कराया यहाँ पे इस डेटा को, तो जो भी मैंने रीड किया ना वो सारा स्टोर हो गया हमारे इस ऑब्जेक्ट में। ये जो वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट में ये पूरा रीड हो गया। अब रीड होने के बाद इसको मैंने सिंपली प्रिंट करवाया और कुछ नहीं किया। तो नाउ टर्मिनल में जाते हैं और एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा डेटा जो है डेटा डॉट CSV वो टर्मिनल में कैसा रीड होके आ रहा है। अगर रीड हो गया तो रीड होके कैसा आ रहा है, चलो तो एक बार मैं इसको ऊपर कर लूँ। हाँ चलो अभी आ गया। और पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारा कौन सा कमांड होता था, पाइथन स्पेस एंड फाइल नेम दैट इज डेटा प्रेप डॉट py। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, एंटर करते हैं। अभी देखोगे आप कि यहाँ पे आपको कंप्लीट पूरी जो फाइल थी ना वो सारी आ गई। अब देखो मैं ये डेटा फाइल को ओपन कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिख रहा है। जहां पे भी एम्प्टी वैल्यू थी आप देखोगे कि NaN वैल्यू आ गया है। NaN का मतलब क्या है, एम्प्टी सेल। जो भी सेल एम्प्टी होगा, जो भी रोज एंड कॉलम वाली जो वैल्यू होती है वो एम्प्टी होती हैं, वहां पे NaN वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, फिफ्थ वाले में देखो सारे जो है हमारे। अब देखो इसको जब हमने टेबल फॉर्म में प्रिंट किया है, रीड किया है, तो यहाँ पे ये जो है ना ये फर्स्ट रो नहीं कहला रहा है। ये जो है ये फर्स्ट रो नहीं कहला रहा है, ये क्या है, एक हेडर रो है। मतलब ये हेडर है, आपके सारे कॉलम्स की हेडिंग वहां पे मेंशन है। रो यहाँ से स्टार्ट होती है। सभी को पता है डेटा फ्रेम क्या होता है, सभी को पता है। तो अगर आपने नहीं देखा है डेटा फ्रेम वाला वीडियो तो वो जाके आप देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। यहाँ से हमारा फर्स्ट रो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट रो, एंड यहाँ पे देखोगे आपका ये फिफ्थ रो है। तो इसके हिसाब से आपका ये फिफ्थ रो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिफ्थ रो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखो ये आपका फिफ्थ रो है। ठीक है, फिफ्थ रो आपका ये है, सिक्स्थ रो, हाँ सिक्स्थ रो आपका ये वाला है। तो यहाँ पे आपका क्या है ना कि सारे वैल्यूज एम्प्टी थे, तो यहाँ पे देखो सारे जो रोज के वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, सारे में NaN वैल्यूज एंसर्ड हुआ है। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं डेटा को। अच्छा, रीड करने के बाद हमें करना क्या था, चलो यहाँ पे हम लोग हटा लेते हैं। रीड करने के बाद हम लोग को ये देखना था कि यार जब भी हम लोग एक CSV डेटा को हम रीड करते हैं, ठीक है, अगर लेट सपोज हमारे पास बिलियन में डेटा होते, यहाँ पे तो चलो क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 14 तक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे 14 लाख तक जाता, तब क्या करते हैं हम लोग, एक साथ तो डेटा को प्रिंट करा नहीं पाएंगे,
तब हम लोग क्या करते हैं ना, तब उस केस में हम लोग हेड मेथड का यूज करते हैं। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया डेटा का, यहाँ पे डेटा का ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हेड मेथड को कॉल कर लेते हैं, सो दैट सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्स्ट 5 रोज को देखना है कि क्या डेटा रीड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, बस इतना देखना चाहता हूं कि इस लाइन में जो हमने सिंटेक्स लिखा, क्या डेटा रीड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, बस हमें इतना ही जानना है। अगर डेटा रीड हुआ है तो बस हमें 5 रो का डेटा दिखा दो, उसके बाद मुझे डेटा देखने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वैसा आप चाहते हो तो हेड मेथड का कॉल कर सकते हो। मैं फिर से एक काम कर रहा हूँ, पाइथन एंड इसके बाद डेटा प्रेप मेथड, सॉरी फाइल को कॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने फाइल को कॉल किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 रो का डेटा दिखाया है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाया। मतलब अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है ना, तो सिर्फ आप ये देख सकते हो कि सारे रोज रीड हुए नहीं हुए, ये देखने के लिए सिर्फ अब सिर्फ 5 रो को आप कॉल कर सकते हो यूजिंग हेड मेथड। ठीक है, अपने डेटा के ऑब्जेक्ट से ही हेड मेथड को कॉल करना है, याद रखना है इस बात को। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम लोग डेटा क्लीनिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट है व्हाट, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग कैसे करें। ठीक है, अब डेटा क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यार अगर हम अनवांटेड डेटा के ऊपर, अनरिलेवेंट डेटा के ऊपर अगर हम परफॉर्म करेंगे एक्शन, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे जो लॉजिक्स हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं डेटा के बीच में, वो गलत ही हो। ये ज़्यादा चांसेस है, सही होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, डेटा को क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेटा की क्लीनिंग की, ठीक है, तो डेटा को क्लीन करने के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इस डेटा को देखो, data.csv को देखो, ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ इसको बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग करने की। यहाँ पे रोज के अंदर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे AF वैल्यू है, कुछ अलग वैल्यूज है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे मिसिंग डेटा है। तो इनको हम करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, डेटा की क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो देखो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ये देखें ना, एवरेज पल्स की अंदर देखें, देखो सेकंड कॉलम को देखो, यहाँ पे एवरेज पल्स, ठीक है, ये सारे उसके वैल्यूज हैं, सेकंड कॉलम वाले वैल्यूज हैं। अगर आप ये देखोगे, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर मैंने बोला आपको, तो आप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग मीन मेथड। कैसे करना है, पहले वाले वीडियो में आपने देखा ही था कि कैसे हम लोग मीन मेथड का कॉल करते हैं और एक एवरेज निकालते हैं। तो अगर आपने एवरेज पल्स की एवरेज वैल्यू को निकालना चाहा, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा एक परेशानी वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा परेशानी वाला सिचुएशन हो जाएगा, दैट इज 9000। इसका अगर एवरेज निकालने जाओगे, अभी तो छोटा डेटा है, लेट्स सपोज बहुत बड़ा डेटा है और बहुत ज़्यादा एरर वैल्यूज हैं, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को क्लीन करने के लिए ध्यान में रखना है कि हमें ब्लैंक रोज को रिमूव कर देना है। ठीक है, जितने भी ब्लैंक रोज होंगे उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ब्लैंक रोज को तो रिमूव कर दिया, दैट मीन्स कि हमें NaN वैल्यू को हटा देना है। ठीक है, तो अब देखो यूजिंग पांडाज मॉड्यूल हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमारे पास पांडाज मॉड्यूल का नॉलेज है तो हम ये चीज कर सकते हैं, रिमूव जो ब्लैंक रोज है ना उसको रिमूव करने के लिए पांडाज मॉड्यूल का हेल्प लेंगे यूजिंग ड्रॉपना मेथड। ठीक है, ड्रॉपना मेथड के यूज से। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमें पूरे डेटा के अंदर से जितने भी ब्लैंक रोज हैं उसको रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक रोज है, देखो यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो बहुत जगह पे सेल जो है वो ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो हम लोग एक प्रिपेयर्ड डेटा बनाने वाले हैं यूजिंग पांडाज मॉड्यूल। यहाँ पे पांडाज को इंपोर्ट भी कर रखा है हमने। अब देखो ब्लैंक रोज को रिमूव करना है ना, तो हमें क्या करना है, ड्रॉपना मेथड को कॉल करना है सिंपली। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये हेड मेथड को हटा देता हूँ, हमारे पास छोटा डेटा है तो हम लोग अभी नॉर्मली चलेंगे। देखो सीखने के लिए हम लोग छोटा डेटा ले रहे हैं। आफ्टर दैट जैसे ही आपका ये पूरा कोर्स आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ये पूरे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं डेटा साइंस के, हम लोग प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट भी करेंगे, एवं नए नए प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड होइए इस पूरे लेक्चर्स में, पूरे सीरीज में। क्या होता है ना कि आपकी कंटिन्यूटी भी जरूरी है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी आना चाहिए।
आई होप कि मैं पूरी इजी लैंग्वेज में अगर समझा पा रहा हूँ आप लोग को, ये मुझे पता है। अगर आपको अगर कुछ डिफिकल्टीज होती हैं आप कमेंट के अंदर प्लीज़ मेंशन कीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, या फिर आप अच्छा समझा रहे हो या फिर सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो कमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये सारी चीज़ें सही स्मूथ जा रही है नहीं जा रही हैं। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पांडा मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है ना कि जैसे हमने एक पांडा मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, देखो यहाँ पे मैंने पांडा मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रीड मेथड का भी कॉल किया, तो ये जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है ना, इसके थ्रू मैंने क्या किया, ड्रॉपना मेथड को कॉल किया, ठीक है, देखो और कुछ नहीं, ड्रॉपना मेथड को कॉल किया और यहां पे मैंने क्या किया ना, एक्सेस की वैल्यू 0 रखी है। एक्सेस की वैल्यू 0 रखना है कि यानी कि मुझे सारे रोज को इंक्लूड करना है, ठीक है। एक्सेस की वैल्यू 0 मतलब मुझे सारे रो को जो ब्लैंक होने, जितने भी पूरा डेटा सेट है ना हमारे पास, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टोटल डेटा सेट में सारे ब्लैंक रोज को रिमूव कर देना, यानी कि आपको एक्सेस वैल्यू 0 रखनी है और इन प्लेस की वैल्यू आपको ट्रू रखनी है, यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब क्या करना है ना, इन प्लेस यहाँ पे आपका जो NaN वैल्यू होगा, जहां पे भी आपके NaN वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे और डेटा को मैंने कॉल किया था, चलो अभी कट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डेटा को रीड किया था NaN वैल्यूज बहुत सारे दिख रहे थे, है ना, तो वो सारे NaN वैल्यूज को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे इन प्लेस हमने ट्रू कर दिया है, ठीक है, एंड इन प्लेस के बाद हम लोग को अभी कुछ नहीं करना है, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसके बाद सिंपली इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एक सेकेंड, ड्रॉपना मेथड एक्सेस 0 एंड इन प्लेस एंड ट्रू, ठीक है। अभी ये पूरा चीज़ हो गया, प्रिंट डेटा वगैरह सारी चीज़ हो गई, सारी चीज़ें सही है। अभी हम लोग को अगर डेटा प्रिंट करना है तो देखो ये सारे जो डेटा है ना, वो सारे डेटा ऑटोमेटिक, जो भी ब्लैंक रोज थे वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब देखो एंटर करते हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि पहले आपके टोटल कितने थे, बहुत ज़्यादा ब्लैंक रोज थे एंड ऑल, वो सारी चीज़ें थी। आप देखो एकदम क्लीन आ गया ना, क्लीन स्ट्रक्चर आ गया। तो यूजिंग बस सिंगल मेथड आप यूज करते हो और अपने बड़े से बड़े डेटा को आप क्लीन कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, लाखों में डेटा है, आप सिर्फ ड्रॉपना मेथड को यूज करोगे, एक्सिस की वैल्यू 0 रखोगे, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करोगे एंड बस कॉल करना है, आपका पूरा डेटा जो है ना, पूरा बड़ा लाखों में जो डेटा है ना, वो सारे अपने आप जितने भी एम्प्टी सेल्स होंगे वो सारे रोज को रिमूव कर देगा। अगर एक भी रो में सिंगल भी एम्प्टी सेल्स है, रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस रो में 1-2 वैल्यूज तो थे लेकिन बाकी सारे एम्प्टी थे, तो इस पूरे रो को रिमूव कर दिया गया। इस रो में भी देखोगे तो 1-2 वैल्यूज आपके एम्प्टी थे, इस पूरे रो को रिमूव कर दिया गया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर हमें डेटा को क्लीन करना है तो सबसे पहले तो ब्लैंक रो को रिमूव करना होगा। नाउ डेटा क्लीन करने का एक मतलब और भी है कि आपको जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे हो, जिस भी डेटा पे, यानी कि डेटा कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी डेटा कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो लेट सपोज आप जिस भी डेटा पे काम कर रहे हो, न्यूमेरिकल हो गया या कैटेगरिकल हो गया या ऑर्डिनल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग से आपको डेटा की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक फ्लोट वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, 0.0 का मतलब ये फ्लोट है और ये क्या है, इंटीजर, और ये भी क्या है, इंटीजर। और इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, एज अ क्लास डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। अब देखो कैसे क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए डेटा क्लीनिंग के लिए एक तो आपका हो गया कि भैया ब्लैंक रोज को आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप अगर बहुत कम एम्प्टी सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत कम एम्प्टी सेल्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, जैसे कि हमारे वाले केस में बहुत ज्यादा था, बट अगर आपको बहुत कम एम्प्टी सेल्स दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर कॉलम की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं और एवरेज वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं उस पार्टिकुलर सेल में जो एम्प्टी है। लेट सपोज अगर आपके पास एक कॉलम है ए, ठीक है, और इस ए कॉलम में कुछ डेटा है 9, 10, 9, 8 एंड यहाँ पे कुछ एम्प्टी है, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ 6 है, यहाँ पे 8, फिर से 7 है। तो इस जगह पे हम क्या लिखें, क्या इस रो को हटा दें? नहीं। अगर बहुत कम एम्प्टी सेल्स हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सारे के जो समेशंस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं,
छो के समेशंस और उसके डिवाइड बाय 6, मतलब कि इसकी एवरेज वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके पास बहुत ही कम रोज बचे हुए हैं जो कि बहुत ही पार्टिकुलर जगह जगह पे बस खाली है, तो आप एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा जो है, लाइक बहुत बड़ा डेटा है, 1 लाख प्लस आपके पास रोज है पूरे, और उसमें कहीं कहीं आपके पास अनरिलेवेंट डेटा अगर आ गए हैं, तो हम क्या करें? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, अराइज होते हैं सिचुएशंस। जैसे कि हमारे वाले सिचुएशंस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बहुत ही गलत डेटा आ चुका था। एवरेज पल्स के अंदर किसी भी आदमी का एवरेज पल्स 9000 नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भी खासकर जब वो रनिंग कर रहा हो, तो वैसे सिचुएशंस में 9000 तो कभी नहीं हो सकता एवरेज पल्स। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशंस को हम लोग टैकल करना चाहते हैं, और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे तो एम्प्टी सेल्स था, इस कारण से इसको रिमूव कर दिया गया, कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा आपको 9000, क्योंकि एम्प्टी सेल्स थे और मैंने रोज को ही रिमूव कर दिया। अगर एक भी एम्प्टी सेल्स रहा, पूरे रोज रिमूव हो जाएंगे यूजिंग ड्रॉपना मेथड, है ना। ड्रॉपना मेथड के हेल्प से पूरे रोज को रिमूव कर दिया जाएगा अगर एक भी एम्प्टी सेल्स उस रो में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर लेट सपोज यहाँ पे एम्प्टी सेल नहीं होता, यहाँ पे कुछ वैल्यू होता, तो इस रो को हम कैसे मैनेज करते? देखो, अभी हमारे पास बहुत ही छोटा डेटा है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत है। बट अगर एक बड़ा डेटा दिया जाता है कंपनी के अंदर, 1 लाख प्लस रोज होते हैं, तो ये जो डेटा है ना, ये अफेक्ट नहीं करेगा उतना। तो आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बहुत बड़ा डेटा है ना, तो एवरेज में भी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अगर लेट सपोज आपके 1 लाख प्लस है, तो कुछ नहीं होगा, 9000 डिवाइड बाई 1 लाख करो, कितना आता है? बहुत ही रेयर वैल्यू को चेंज होंगी, बहुत ही स्लाइटली चेंज होगा। लेकिन यही अगर 10 डेटा थे और उसमें से एक डेटा आपका 9000 था, तो देख रहे हो 900 का चेंज आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है एवरेज में। तो इसीलिए हम लोग स्मॉल डेटा के ऊपर इसको चेंज करना नेसेसरी हो जाता है, लेकिन बिग डेटा के ऊपर हमें इसको चेंज करना कोई भी जरूरी नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो क्लीनिंग के 3 स्टेप्स आपको पता चले। एम्प्टी सेल्स को आप एवरेज वैल्यू से भी रिमूव कर सकते हैं। ब्लैंक रोज, अगर आपके कोई भी रो ब्लैंक है, उसको रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बड़ी डेटा के अंदर आपने 10 रो को हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बड़े डेटा के ऊपर आपने एवरेज वैल्यू में भी रिप्लेस करना सही समझा, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़े डेटा में आपके अगर अनवांटेड डेटा आ गए हैं, तो उसको आप एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया आपको। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग डेटा के कैटेगरीज के ऊपर। कितने कैटेगरी होते हैं डेटा के? तो हमने बात किया था डेटा के कैटेगरीज आपके 3 होते हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल एंड लास्ट होता है आपका ऑर्डिनल। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब है कि जो भी डेटा आपका न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है। डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, है ना। तो अगर आपका इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में है, तो वो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर आता है। ठीक है, अगर आपका डेटा, यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं, न्यूमेरिक वैल्यूज के फॉर्म में है, तो आपका वो किसके अंदर आएगा? न्यूमेरिकल डेटा के अंदर आएगा। कैटेगरिकल डेटा का मतलब है कि अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करें, मेजर करने की कोशिश करें, तो हमारा जो जब भी हम कॉलम की बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर एग्जांपल के साथ समझे इस कैटेगरिकल को, तो हमारे पास 2 कॉलम है एक्स एंड वाई, और इनके अंदर वैल्यूज हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 और यहां पे लिख दूं रेड, पिंक और ग्रीन, तो क्या आप एक्स और वाई को कंपेयर कर पा रहे हैं? नहीं। रेड 1, पिंक 2, ग्रीन 3, फिर से पिंक आ गया, फिर से रेड आ गया, तो कुछ कंपैरिजन नहीं है। तो कैटेगरिकल डेटा का मतलब है कि वैसा वैल्यू हो आपके डेटा के अंदर दैट कैन नॉट बी मेजर्ड अप अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपस में अगर हम कंपेयर करें तो वो मेजर्ड नहीं किया जा सकता, आगे का फ्यूचर हम नहीं देख सकते हैं। वैसे डेटा को कैटेगरिकल डेटा के अंदर डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर वाले केस में आप देख रहे हो, है ना, तो यहां पे आप इसको कैटेगरिकल डेटा के अंदर डालेंगे। नाउ ऑर्डिनल डेटा का मतलब क्या है? देखो, ऑर्डिनल डेटा जो होता है ना, वो हम कैटेगरिकल डेटा से ही डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम कंसेप्ट अगर यहां पे भी होता, लेकिन हम दोनों को कंपेयर कर पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे यस और विन, ठीक है, इंडिया के मैच की बात करी जा रही है, और यहां पे मैच कितने, इंडिया ने कितने मैच जीते, किसके अगेंस्ट जीते, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो यस और नो का मतलब है लूज। ठीक है,
उसी तरीके से यस है, और यहाँ पे विन है, और यहाँ पे फिर से नो है, यहाँ पे फिर से लूज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स और वाई को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कैटेगरिकल के हिसाब से देखते, एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे हम कंपेयर नहीं कर सकते थे एक्स और वाई को, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉलम को हम कंपेयर कर पा रहे हैं। यस का मतलब विन है और नो का मतलब लूज है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो वैसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल डेटा। तो कभी भी अगर पूछा जाए आपसे ऑर्डिनल डेटा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सीधा? इट कंटेन कैटेगरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड अप अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे से मेजर्ड किया जा सकता है। ये अगर आपने सपोज मैंने यहां पे लिखा विन और आपको बोला गया कि यहां पे क्या होगा, एक्स के अंदर क्या होगा अकॉर्डिंग टू वाई, एक्स के अंदर क्या होगा, तो आप सभी बोलेंगे यस होगा यहाँ पे सर, है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने नो लिख दिया और मैंने बोला कि वाई के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे बोलोगे कि सर लूज लिखेंगे और क्या लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 7 लिखा और यहाँ पे मैं बोलूंगा कौन सा कलर होगा, तो कुछ नहीं बता सकते आप, क्योंकि 5 के अंदर भी रेड आ चुका है, 1 के अंदर भी रेड आ चुका है, पिंक 4 में भी है, 2 में भी पिंक है, तो कोई रिलेशन निकल ही नहीं रहा है। तो वैसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? कैटेगरिकल। और जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं जिसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास ये जो डेटा है ये पूरा न्यूमेरिक वैल्यूज में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल डेटा। तो तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो अच्छे से इसको एक बार फिर से आप लोग एक अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन के तरफ, कि लाइक अगर हमें डेटा की इंफॉर्मेशन जाननी है कि वो जो डेटा है ना वो किस टाइप का है, ठीक है, वो जो डेटा है वो किस टाइप का है। मतलब कि अगर हमारे इस वाले टॉपिक की बात करी जाए जो मैंने यहाँ पे बोला था डेटा टाइप के बारे में, तो हम इस डेटा टाइप्स को जानना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है ना वो किस टाइप का है। तो हमारे पास एक ही डेटा है अभी, ये वाला डेटा है ना। इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? डेटा टाइप के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं हम लोग? कुछ नहीं, हम लोग प्रिंट करेंगे। डेटा के नीचे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। पहले क्या होगा ना कि डेटा प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद उसकी टाइप प्रिंट हो जाएगी, तो ज़्यादा सही लगेगा, है ना। तो पहले डेटा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट डेटा, जो भी डेटा के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर डेटा प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सारे रोज रिमूव कर दिए हैं। नाउ अब हम लोग प्रिंट के अंदर क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे डेटा डॉट, हम लोग इन्फो मेथड को कॉल करने वाले हैं। और ये इन्फो मेथड क्या करने वाला है आपके लिए? जितने भी डेटा आपके प्रेजेंट हैं उसके टाइप्स ये बता देगा सिंपली, ठीक है। अब ये इसकी टाइप आपको प्रिंट करा देने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे रन कर लेते हैं फिर से डेटा प्रेप को, और यहाँ पे देखो आपका सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो आपका डेटा प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4th लाइन का सिंटेक्स था प्रिंट करो डेटा को, तो जो भी डेटा है वो रीड होने के बाद प्रिंट हो गया। उसके बाद देखोगे आप तो आपके डेटा फ्रेम जो भी है, डेटा फ्रेम प्रिंट होने के बाद ये आपका डेटा का कॉलम बनाया गया। ड्यूरेशन के अंदर टोटल 10 वैल्यूज हैं और उसकी टाइप है फ्लोट। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाऊं, तो ड्यूरेशन के अंदर क्या है देखो 30.0, और ये सारे वैल्यूज फ्लोट में है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोट 64 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? चलो देखो, फ्लोट 64 का भी मतलब आपका इक्विवेलेंट टू फ्लोट ही है, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये डेटा की बातें कर रहे हैं हम लोग, रोज एंड कॉलम की बातें कर रहे हैं, एक टेबल की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे आपको फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोट 64 लिखा जाता है और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है, बस फ्लोट ही है। जैसा आप लोग फ्लोट समझते हैं डेसिमल वैल्यू, वैसा ही है। अगर आप एवरेज पल्स का देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है, अगर मैक्स पल्स का देखोगे तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है भैया? ये 2 कॉलम में प्रॉब्लम्स हैं, एवरेज पल्स एंड मैक्स पल्स में। ये दोनों आपको दिख रहा है इंटीजर वैल्यू है, ना कि फ्लोट वैल्यू, और बाकी सारे फ्लोट्स वैल्यू है। तो डेटा टाइप्स या तो इंटीजर हो, देखो डेटा टाइप्स जो होता है हमारा, 2 टाइप के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले, फ्लोट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डी टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप्स, ये जो हमारा पूरा डेटाबेस है ना उसका टाइप है। ऑब्जेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो यार ये जो इंटीजर्स है ना, इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस ऑब्जेक्ट को अपने एक्चुअल डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना होगा। और वो चीज कैसे करेंगे? लेट्स सपोज, अब ये क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये चीज है कि इस इंटीजर्स को फ्लोट में क्यों चेंज करें हम लोग, कैसे करेंगे वो देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन क्यों करना है हमें ये चेंज? देखो, हमें इसलिए चेंज करना है ना कि अगर हमें जरूरत पड़ती है कंपैरिजन करना है इन दोनों के बीच में, लेट्स सपोज कैलोरीज बर्नेज और एवरेज पल्स के बीच में, तो ये तो फ्लोट वैल्यू है, ये तो इंटीजर्स वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास आने वाला है एरर।
इस कारण से आपको क्या करना है, इंटीजर्स डेटा जो भी न्यूमेरिकल टाइप के डेटा है वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि सारे वैल्यूज फ्लोट में प्रेजेंट हों। अब फ्लोट में करने के लिए आपके पास एक मेथड आता है दैट इज एज टाइप मेथड। एज टाइप मेथड को आप यूज करके फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी मेथड आप मैं बता रहा हूं ना उसको आप नोट डाउन करके एक अपना नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, 2 कॉलम्स थे यहाँ पे, ठीक है, एवरेज पल्स एंड मैक्स पल्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरेज पल्स और मैक्स पल्स ये दोनों को हम लोग चेंज करने वाले हैं फ्लोट में एज टाइप मेथड यूज करके। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मुझे डेटा के अंदर से मुझे ये पता चल जाए कि यार जो कॉलम नेम है ना अपना, तो कॉलम नेम हमारा क्या है, कॉलम नेम है हमारा एवरेज पल्स। सबसे पहले तो ये एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। सॉरी मैंने यहाँ से कॉपी करना चाहे इसलिए प्रॉब्लम हो गई, मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। तो डेटा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एवरेज पल्स लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा के अंदर जो कॉलम नेम है ना एवरेज पल्स, उसके अंदर अब क्या वैल्यू जानी चाहिए, पहले तो जो थी अब क्या वैल्यू इनपुट में आएंगी, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो आनी चाहिए सिमिलर टू डेटा एवरेज पल्स डॉट एज टाइप मेथड। अब ये करने के वजह से आप देखो एज टाइप मेथड क्या करेगा, उस टाइप में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन से टाइप में करना है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि यार फ्लोट टाइप में चेंज कर दो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जो भी डेटा था एवरेज पल्स में सारे को एज फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करके फिर से इनिशियलाइज कर दिया गया सेम कॉलम में, और कुछ नहीं किया हमने। तो फिर से हम लोग ये सेम चीज किसके लिए चलाने वाले हैं, मैक्स पल्स के लिए भी, क्योंकि मैक्स पल्स भी हमारा क्या था, इंटीजर्स में ही था, ठीक है। एवरेज पल्स और मैक्स पल्स दोनों के लिए हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ये सेव करते हैं और डेटा के अंदर से मैं मैक्स पल्स को कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, मैक्स पल्स एंड यहाँ पे भी मैक्स पल्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें देखो डेटा को प्रिंट करेगा सबसे पहले, तो है ना, सारी चीजें होने के बाद डेटा को प्रिंट करेगा। अब डेटा को जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार डॉट में आने वाला है ये दोनों भी, मैक्स पल्स एंड एवरेज पल्स। एंड इन्फो में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले दिखा रहा था यहाँ पे भी फ्लोट 64 दिखाने वाला है। तो ये सेम चीज होने वाली है। चलो हम लोग रन करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डेटा प्रिपरेशन को। अब देखो ये दोनों जगह पे आपका फ्लोट 64 हो गया है ना। एंड फिर से अगर हम लोग आगे जाएं तो यहाँ पे देखो फ्लोट में चेंज हो गया। तो ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ अक्सर होता है और बहुत जल्दी ही दिमाग से निकल जाती है कि यार हम कैसे करें, है ना। न्यूमेरिकल डेटा के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है ये। तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फ्लोट में चेंज कर लेना किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को। चलो अगर यहां तक आपने कर लिया ना तो बहुत इजीली आपने सारी चीजें कर ली हैं। अब लास्ट पार्ट है दैट इज एनालाइज द डेटा, वो बहुत ही लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल डेटा साइंस स्टार्ट करेंगे। चलो तो ये जो हमारा लास्ट पार्ट है ना, एनालाइज डेटा, ये कैसे करें। किसी भी डेटा को एनालाइज करना, जब एक बार हमने प्रिपेयर कर लिया, क्लीन कर लिया और टाइप्स वगैरह चेंज कर लिए, तो उसको एनालाइज कैसे करें। तो एनालाइज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखो एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एंड जो डेटा था हमारा जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, उसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब मेथड को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। अब ये डिस्क्राइब मेथड जो है वो पांडा मॉड्यूल के अंदर प्रीडिफाइंड है। अब ये डिस्क्राइब मेथड क्या करेगा, आपका पूरी हिस्ट्री खोल के रख देगा आपकी डेटाबेस की, चाहे कितनी भी बड़ी डेटाबेस हो उसकी पूरी हिस्ट्री खुलने वाली है अभी, ठीक है। चलो एंटर करते हैं और यहाँ पे देखोगे आप लास्ट में देखो 3 चीजें हमने प्रिंट करी है। सबसे पहले डेटा को प्रिंट किया, फिर इंफॉर्मेशन जो इसकी डेटा टाइप्स एंड सारे काउंटिंग वैल्यूज वगैरह बताते हैं, कॉलम की वैल्यूज बताते हैं, है ना, एंड मेमोरी कितना आपका यूज हुआ वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। एंड उसके बाद लास्ट में हमने डिस्क्राइब मेथड का यूज किया। तो ये बेसिक आपकी एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ड्यूरेशन के अंदर टोटल 10 वैल्यूज बता रहा है ये आपका, है ना। प्रिपेयर्ड होने के बाद यूज देखो यहाँ पे ड्रॉपना मेथड भी कॉल हो चुका है। तो प्रिपेयर्ड होने के बाद ये ड्यूरेशन के अंदर टोटल 10 वैल्यूज बता रहा है। एवरेज पल्स के अंदर भी टोटल 10 वैल्यूज हैं।
सभी के अंदर टोटल 10 वैल्यूज हैं। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू जो है आपकी वो है 51। उसी तरीके से अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू 10। इन सभी का एक मतलब है और हम लोग जब डेटा साइंस के स्टैटिस्टिक पार्ट के अंदर जाएंगे तो इन सभी के बारे में देखेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है और इसके बेस पे हम लोग क्या डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर मीन वैल्यू की हम बात करें तो ये एवरेज वैल्यू होता है, ड्यूरेशन की एवरेज वैल्यू 51 है, चलो ओके। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी उसका मतलब है कि जितने भी वैल्यूज उसके अंदर हैं, टोटल कितने 10 हैं, तो वो आसपास रहेंगे अपने एवरेज वैल्यू से। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एक आपने समझ लिया। फिर मिनिमम वैल्यू एक हो गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू एक अलग हो गया। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, फिर वेरिएंस कैसे निकाले। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मेथड्स हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको आगे कुछ करना है, ठीक है, डिसीजंस कैसे लेना है। तो आने वाले टाइम पे आप मैथ के ऊपर ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं और मैथ के ऊपर ही लीनियर फंक्शंस कैसे बनाए एंड ऑल वो सारी चीजें सीखने वाले। आई होप इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन हर एक चीज को मैंने डिटेल्ड में डिस्कस करी है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे अगर नए हो तो, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।